ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में एक जैन परिवार के अंदर हुआ। जन्म के वक्त ओशो का नाम चंद्रमोहन जैन था और उनके परिवार में लोग उन्हें प्यार से रजनीश कहकर बुलाया करते थे। बचपन से ही काफी तेज दिमाग के थे, क्यूरियस नेचर के पर्सन थे, तो रजनीश को नई चीजों के बारे में जानने की काफी ज्यादा इच्छा रहती थी। इसके अलावा रजनीश के ऊपर उनकी दादी का भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से वे अक्सर धार्मिक कुरीतियों के बिल्कुल अपोजिट जाकर काम किया करते थे। समाज में मौजूद अंधविश्वास को लेकर वो उन्हें गलत ठहराते और अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट रखा करते थे। समय बीतता गया। मध्य प्रदेश में ही रहते हुए रजनीश ने पहले अपनी स्कूलिंग की और 1955 उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई कंप्लीट की। अब उनकी अपनी आत्मकथा को अगर सच माना जाए तो 21 साल की उम्र में ही रजनीश को आध्यात्मिक अनुभव हुए, जिसके बाद से उनका अपने जीवन और समाज के प्रति पूरा नजरिया ही बदल चुका था। लेकिन इन अनुभवों के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में एडमिशन लिया। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के मास्टर्स को पढ़ाई की। फिलॉसफी ने ओशो के विचारों को और ज्यादा तर्कशील बनाने का काम किया। इसका असर उनके कॉलेज के दौरान ही दिखने को भी मिला था। दरअसल क्यूरियस नेचर की वजह से रजनीश अपने फिलॉसफी के प्रोफेसर से इतने ज्यादा सवाल करने लगे कि उनके सवालों के जवाब देते देते प्रोफेसर के लिए अपना कोर्स पूरा कराना मुश्किल का विषय बन गया। ओशो की इसी आदत से चिढ़कर उस प्रोफेसर ने कॉलेज के प्रिंसिपल को यह धमकी दी कि या तो कॉलेज में चंद्रमोहन यानी रजनीश रहेगा या फिर मैं। शिकायत होने पर प्रिंसिपल ने रजनीश को ऑफिस में बुलाया और बुलाकर के कहा कि भैया देखो, सवाल पूछने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम दो में से किसी एक को ही जाने दे सकते हैं। प्रोफेसर को हम कॉलेज से नहीं जाने दे सकते, तुम्हें कॉलेज छोड़ना होगा। रजनीश को हितकारिणी कॉलेज छोड़ना पड़ा, लेकिन यह एक अच्छी बात भी थी क्योंकि हितकारिणी कॉलेज के प्रिंसिपल ने रजनीश को जबलपुर के डीएन कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। यहां भी रजनीश के सवाल पूछना बंद नहीं हुए, लेकिन इस बार कॉलेज ने उन्हें निकाला नहीं और इस तरह कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके साल 1957 में रजनीश ने अपने टीचिंग कैरियर की शुरुआत की। वर्ष बीता। साल 1960 में रजनीश को जबलपुर यूनिवर्सिटी में एज ए फिलॉसफी प्रोफेसर पढ़ाने का मौका मिला। साथियों, रजनीश को अपने समय का बेस्ट फिलॉसफी प्रोफेसर माना जाता था, लेकिन रजनीश को फिलॉसफी से ज्यादा स्पिरिचुअल गुरु बनने में इंटरेस्ट था और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी रजनीश चाहते थे कि अपने थॉट्स को वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिसके लिए वो कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ अलग अलग जगहों पर शिविर लगाया करते, लोगों से धार्मिक कुरीतियों और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात किया करते। लेकिन रजनीश की पॉपुलैरिटी का जंगल की आग की तरह फैलने का सबसे बड़ा कारण था सेक्सुअलिटी के ऊपर उनके बेबाक बयान। जहां आज भी हमारे देश को लेकर खुलेआम बात करना बहुत असामान्य लगता है, वहीं ओशो इस काम को 60 के दशक में कर रहे थे, वे भी अपनी पब्लिक मीटिंग्स में, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके साथ कंट्रोवर्सीज होना शुरू हुई और इस बात से भी ओशो को फायदा हुआ क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सीज ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचने का काम किया। जैसे जैसे वो लोगों के बीच पॉपुलर होते चले गए, साल 1966 में उन्होंने टीचिंग का प्रोफेशन पूरी तरह छोड़कर स्पिरिचुअल गुरु बनने का रास्ता पकड़ लिया। यहां से शुरू होती है उनकी स्पिरिचुअल गुरु की जर्नी, जिसके बाद वे भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमकर प्रवचन देने लगे और इस तरह लोग उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से जानने लगे। साथियों, इन्हीं शिविर आयोजनों में ओशो की मुलाकात मुंबई में रहने वाली लक्ष्मी से हुई, कि सबसे पहली फॉलोअर बनी। ओशो ने उसका नाम बदलकर मां योग लक्ष्मी रख दिया। दरअसल नाम बदलने की इस प्रैक्टिस के पीछे ओशो का तर्क यह था कि जब कोई व्यक्ति अपने नाम को बदलेगा तभी उसे अपने पुराने जीवन से मुक्ति मिलेगी और वो सन्यास के रास्ते पर चल पाएगा। मां योग लक्ष्मी से मिलने के 1 साल बाद ही ओशो ने मुंबई में अपना मुख्यालय स्टैब्लिश कर लिया, जहां महायोग लक्ष्मी उनकी मेन असिस्टेंट के पोस्ट पर काम करने लगी। साथियों, यहां आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ओशो लोगों से ऐसा क्या बोलते थे जिसे सुनने के बाद लोग उन्हें फॉलो करने लगते थे। इसे समझने के लिए हमें साल 1970 में ओशो द्वारा शुरू किए गए नव संन्यास मूवमेंट को समझना होगा, जिसमें उन्होंने लोगों तक यह बात पहुंचाई कि एक सन्यासी बनने के लिए आपको ज्यादा कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लाइफ के सारे मजे लेते हुए भी एक सन्यासी बन सकते हैं।
दोस्तों की भीड़ में से अलग उठकर कोई इंसान बिल्कुल ही अलग और यूनिक बात अगर बोलेगा तो लोगों के ऊपर इसका असर होना ही था। ओशो ने लोगों के सामने सन्यास का एक ऐसा आसान रूप रख दिया जिसे लोग बिना हिचकिचाए ओशो के मेथड के रूप में फॉलो करने लगे। अगर इसे और भी आसान भाषा में समझा जाए तो ओशो ने लोगों से कुछ ऐसा कहा कि अगर किसी चीज को पाने के लिए आपको 12 साल की मेहनत लग रही है तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। आप मेरे सुझाए रास्ते पर चलो, आपको बिना मेहनत के 12 महीने में ही चीज मिल जाएगी जिसके लिए आप 12 साल तक की मेहनत कर रहे हो। यानी उन्होंने अध्यात्म और संन्यास को लेकर हजारों वर्षों से चली आ रही त्याग और तप वाले कंसेप्ट को बिल्कुल बेकार बताकर लोगों से कहा कि आप पूरे मजे के साथ सन्यासी और आध्यात्मिक जीवन जी सकते हो। फिर क्या था, आसान रास्ता भला किसको पसंद नहीं होता, जिसका नतीजा यह हुआ कि देखते ही देखते छोटे से लेकर बड़े लोग भी ओशो के फॉलोअर बन गए, जिनमें से एक बड़ा नाम था बॉलीवुड सेलिब्रिटी विनोद खन्ना का। ओशो का मानना था कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनका इकलौता उद्देश्य है लोगों को अपने कंट्रोल में रखना। ओशो अपने फॉलोअर्स को प्रवचन देते थे कि उन्हें पुरानी कुरीतियों वाले धर्म को फॉलो करने की बजाय अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहिए। साथियों, ओशो का यह नव संन्यास मूवमेंट सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे यह फेमस होता गया वैसे वैसे विदेशों से भारत आकर अंग्रेजों की जुड़ने की परंपरा शुरू हो गई। इन्हीं में से एक थी क्रिस्टीना वुल्फ, जिसे ओशो ने मां योग विवेक नाम दिया, जिसे आगे चलकर मां प्रेम निर्वाणों के नाम से भी जाना गया। मां प्रेम निर्वाणों ओशो की पर्सनल असिस्टेंट का काम करती थी। समय बीतता चला गया। साल 1972 आने तक ओशो इतने ज्यादा मशहूर हो चुके थे कि विदेशों से बहुत सारे लोग ओशो से मिलने आया करते थे और अब कुछ लोग आचार्य रजनीश को भगवान रजनीश कहकर भी पुकारने लगे थे। इसके अलावा भारत में भी ओशो के जो अमीर फॉलोअर्स थे वे ओशो को बेशुमार पैसा दान करते, जिसका यूज करके 1974 में ओशो ने मुंबई से शिफ्ट होकर पुणे के गोरेगांव पार्क में अपना परमानेंट आश्रम बनवा लिया। इस आश्रम में ओशो के अलावा 2,500 से 3,000 फॉलोअर्स भी रहा करते थे। यहां तक तो ओशो की लाइफ में सब ठीक चल रहा था। भले ही उनके साथ थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही थी, लेकिन वह अपना काम बिना किसी रोक टोक के कर पा रहे थे। इस तरह से अगले 5 सालों के अंदर ओशो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि हर साल ऑलमोस्ट 30,000 विदेशी फॉलोअर्स ओशो से मिलने उनके आश्रम पुणे आने लगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ओशो को भारत छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। कारण था 1969 में पब्लिश हुई उनकी एक किताब से समाधि। इस किताब के पब्लिश होते ही पूरे भारत में स्पिरिचुअल गुरु और हजारों की संख्या में आम जनता ओशो पर भड़क उठे। उनका आरोप था कि यह किताब अध्यात्म की आड़ में सिर्फ और सिर्फ को प्रमोट कर रही है। इसके साथ ही उसी टाइमलाइन में ओशो ने अपने आश्रम में एक थेरेपी की भी शुरुआत की जो अपने आप में यूनिक थी। दरअसल ओशो अपने आश्रम में थेरेपी देते थे, जिसमें थेरेपी ज्वाइन करने वाला फॉलोअर दुनिया और रिश्तों की परवाह किए बगैर किसी भी दूसरे फॉलोअर के साथ कर सकता था। जब भाई इतनी शानदार थेरेपी है कि आप पर कोई पाबंदी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स इस बात को सुनकर के ही जुड़ने लगे। इन्हीं फॉलोअर में से एक था जॉन एंड्रयू, जिसे ओशो ने अमितो का नाम दिया था। अमितो एक ब्रिटिश डॉक्टर था जो ओशो के कांटेक्ट में आने के बाद साल 1979 में ओशो के पर्सनल फिजिशियन बनकर उनके साथ ही रहने लगा था। अब ओशो की किताब और उनके आश्रम में चलने वाली एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए उस समय की भारत सरकार ने ओशो को चेतावनी देना शुरू कर दिया। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी। वो पहले से ही ओशो के विरोध में थे। किताब और थेरेपी वाले विवाद के बाद तो पूरा और मौका मिल गया कि ओशो पर कार्रवाई की जा सके, लेकिन कुछ खास हो नहीं सका। उल्टा इससे ओशो की पॉपुलैरिटी पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा और हर साल उनके विदेशों से आने वाले फॉलोअर्स की संख्या और ज्यादा बढ़ने लगी। सरकार से बन रहे दबाव और आश्रम में बढ़ रही विदेशी लोगों की संख्या के कारण अब ओशो ने भारत से बाहर जाने का फैसला किया। ओशो चल दिए अमेरिका। तारीख पर गौर करिएगा, मई 1981। ओशो अमेरिका में सेटल होने के मकसद से अपने करीब 2500 फॉलोअर्स को लेकर भारत छोड़कर अमेरिका चले गए।
अमेरिका में अपने शुरुआत के दिनों में ओशो ने न्यू जर्सी में रहते हुए अपने फॉलोअर्स के साथ, जो काफी अमीर थे, प्लानिंग शुरू की। प्लानिंग थी अपना ही एक नया शहर बसाने की, शहर जिसे रजनीशपुरम के नाम से जाना जाने वाला था। जी हां साथियों, अमेरिका के ओरेगन स्टेट में एक नया शहर बसाना शुरू हुआ जिसे नाम दिया गया रजनीशपुरम, सिटी ऑफ रजनीश। रजनीशपुरम एक अलग शहर था जिसमें ओशो ने अपने नियम कानून के अनुसार, सब कुछ नियम कानून ओशो के अपने, ठीक वैसी दुनिया जैसी दुनिया को ओशो जैसी कल्पना करते थे अपने विचारों में। एक वैसी दुनिया जिसमें कोई धर्म ना हो, कोई अंधविश्वास ना हो, लोग अपनी लाइफ बिना किसी रोक टोक के जी सकें, वो जो चाहें कर सकें। रजनीशपुरम में ओशो ही सबसे बड़े मालिक थे, बाकी जो भी वहां आते वो नौकर की तरह काम किया करते, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो। ओशो वहां कितने पावरफुल हो चुके थे, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि वहां उनकी अपनी पुलिस फोर्स हुआ करती थी। शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हवाई पट्टी तक सब ओशो के कंट्रोल में था। अंदाजा इससे लगाइए कि ओशो के पास दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक रोल्स रॉयस 80 से 90 की संख्या में हुआ करती थी। ओशो मालामाल हुए जा रहे थे। कुछ ही समय में ओशो की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इनके आश्रम में यूएस के बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट लोग आने लगे, यहां तक कि यूएस के डिप्लोमेट्स और उनकी वाइफ्स भी ओशो के आश्रम में आने लगी। लेकिन अमेरिका में आकर एक नया शहर बसाना और भाई साहब उसका सर्वे सर्वा बन जाना, ये आम बात तो नहीं थी। इसलिए यूएस की गवर्नमेंट की आंखों में भी ओशो अब चुभने लगे। दूसरी ओर रजनीशपुरम के आसपास के जो शहर थे ना, उसके लोग भी रजनीशपुरम की वजह से परेशान रहने लगे कि यार हमारे पड़ोस में एक आदमी आया जिसको लेकर लोग आ रहे हैं। तो भाई उन नागरिकों को हो रही परेशानियों के चलते उन्होंने सरकार को शिकायत कर दी। यूएस गवर्नमेंट को जब खबर मिलती है कि भाई वो व्यक्ति आने वाले समय में अपने रजनीशपुरम में हजारों होमलेस जिनके पास घर नहीं है, उन लोगों को भी वहां रहने दे रहा है, ताकि जब वास्को काउंटी इलेक्शन हो तो ओशो रजनीशपुरम का अपना एक कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो सके और यहीं से वो होमलेस कैंडिडेट के माध्यम से वोट देकर उन्हें जिता सके। मतलब ओशो ने अपनी ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रजनीशपुरम बनाने की प्लानिंग कर ली थी, ताकि उस क्षेत्र का एक राजनीतिक प्रतिनिधि भी संसद में पहुंच सके। अब यूएस गवर्नमेंट इन इल्जामों की जांच करने लगी। इसी समय ओरिगानो शहर के अंदर 751 लोगों की फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग, पेट की बीमारियां, खाने के अंदर कुछ ना कुछ जहर जैसी चीजें समझ में आई। जांच हुई तो पता चला कि ओशो की ही एक फॉलोअर जिसका नाम था मां आनंदशीला ने जानबूझकर फूड पॉइजनिंग होने दिया, ताकि वो ओरेगॉन के मूल निवासियों को वोट देने से रोक सके, क्योंकि ये लोग ओशो के कैंडिडेट को वोट नहीं देने वाले थे। यूएस गवर्नमेंट के सामने मां आनंदशीला का ये जब सच सामने आया तो उन्हें बायो टेरर अटैक के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा ओशो और उनके आश्रम के ऊपर भी बहुत सी रोक और चार्जेस लगा दिए गए। लेकिन चीजें यही नहीं रुकी। यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन ओशो को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था और वो ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। मां आनंदशीला के बाद ओशो और इनके शहर रजनीशपुरम पर लगातार कार्रवाइयां होती रही। फिर लगभग 1 महीने बाद ओशो और उनके 7 फॉलोअर्स के ऊपर इमिग्रेशन फ्रॉड का चार्ज साबित कर दिया गया, यानी अब उन्हें सजा मिलने ही वाली थी। ओशो भी इस बात को जान चुके थे कि वो अरेस्ट होने वाले हैं। इससे बचने के लिए 28 अक्टूबर 1985 को प्राइवेट जेट से बरमूडा भागने की कोशिश की, लेकिन भागने से पहले ही ऑफिसर्स द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 81 से 85 मात्र 4 साल में एक शहर बसाकर वहां से भागने तक की तैयारी ओशो ने कर ली थी। ओशो को सीधा जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने कई बार अपनी बेल की अर्जी लगाई, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अर्जी बार बार खारिज होती रही। जब आखिर में इनको बेल मिली तो इनके ऊपर $4 लाख का फाइन लगाया गया। इसके साथ ही उनके ऊपर यह पाबंदी लगा दी गई कि अब ये अगले 5 साल तक अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाएंगे। वहीं यूएस के प्रेशर की वजह से दुनिया के 21 बड़े देशों ने ओशो को अपने कंट्री में एंट्री करने पर बैन लगा दिया। फिर आखिरकार सन 1986 में ओशो भारत लौटकर वापस आए। वे यहां आकर अपने वही पुराने गोरेगांव आश्रम में रहने लगे।
लेकिन अब तक हुई बदनामी के बाद उन्होंने अपनी रीब्रांडिंग करने के मकसद से साल 1989 में अपना नाम रजनीश से बदलकर ओशो रख लिया। यानी अब भगवान रजनीश या आचार्य रजनीश सीधा ओशो बन गए। मतलब आप अपनी इस बात को समझें कि ओशो का मतलब होता है वो इंसान जिसने खुद को सागर में विलीन कर लिया हो। अमेरिका से भारत में आने के बाद ओशो की हेल्थ खराब होने लगी, जिसके बारे में जब ओशो से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अमेरिका की जेल में उन्हें जबरदस्ती थैलियम का इंजेक्शन दिया गया, जिसका प्रभाव एक स्लो पॉइजन के रूप में होता है, और उसी से ओशो की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। उनकी पर्सनैलिटी भी अब वैसी नहीं रह गई थी, उनके हाव भाव भी हल्के पड़ने लगे थे, उनकी आक्रामकता बोलने में भी अब वो आक्रामकता नहीं रह गई थी। परिणाम यह हुआ कि 1990 में 19 जनवरी 1990 को ओशो की के दिन से 41 दिन पहले ही ओशो की गर्लफ्रेंड मां योगा विवेक उर्फ क्रिस्टीना वुल्फ की भी सस्पिशियस कंडीशन में उसी आश्रम के अंदर हुई थी। साथ ही उनकी बॉडी को भी बिना किसी पोस्टमार्टम के जल्दबाजी में दिया गया था। ओशो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 19 जनवरी की दोपहर को ओशो के डॉक्टर गोकुल गुकानी को फोन आता है कि आश्रम में इमरजेंसी है, इसलिए जल्दी से आश्रम पहुंच जाइए। डॉक्टर गोकुल गुकानी पहुंचते हैं करीब 1 बजे आश्रम। वहां पर अमृतो रोते हुए गोकुल से कहते हैं कि ओशो अपना शरीर छोड़े हैं, जिस पर गोकुल बोलते हैं कि ओशो को वो बचा लेंगे, उन्हें ओशो से मिलने दिया जाए। लेकिन उन्हें ओशो से मिलने नहीं दिया गया। 3 घंटे बीत जाते हैं। फिर आश्रम में लगभग 5 बजे अमृतो उन्हें कमरे में आकर कहते हैं कि ओशो ने कुछ देर पहले ही त्याग दिए हैं। अब आपको इनका सर्टिफिकेट बनाना है और सर्टिफिकेट में की वजह कोई बीमारी बतानी है कि हार्ट की वजह से कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये। इन सारी बातों का मतलब था कि किसी के सवाल उठाने पर ओशो को पोस्टमार्टम करने की स्थिति में ना जाने दिया जाए। इसके अलावा कमरे में मौजूद ओशो के करीब स्वामी जयेश और अमितो ये कहते हैं कि ओशो ने उन्हें चुना है ताकि वे आश्रम के काम को आगे लेकर जा सकें। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर गोकुल के मन में कई सवाल उठे, जैसे कि आश्रम में पहले से कई डॉक्टर मौजूद थे, तो फिर उन्हें ही सर्टिफिकेट के लिए क्यों बुलाया गया। नंबर 1, जब ओशो के हर एक छोटे से मूवमेंट का वीडियो रिकॉर्ड होता था, तो फिर आखिर जब ओशो अपना अंतिम समय बिता रहे थे उस समय कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई। और जब वे आश्रम पहुंचे थे तो उस वक्त ओशो जिंदा थे, लेकिन फिर भी ओशो से उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया गया। इसके अलावा सबसे ज्यादा अजीब बात तो यह थी कि जिस दिन ओशो की हुई उस दिन ओशो की मां भी उसी आश्रम में थी, लेकिन उन्हें भी किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि ओशो की हालत खराब है, शायद अब वे। और फिर ओशो के बाद भी जैसे ही ओशो की मां को इसकी खबर दी गई तो उनके मुंह से पहला वाक्य यही निकला कि उन लोगों ने मेरे बेटे को दिया। आखिर यहां ओशो की मां किसकी बात कर रही थी। ओशो के डॉक्टर गोकुल गुकानी की जानकारी के आधारित अभय वैद्य की पुस्तक हु किल्ड ओशो में ओशो की से जुड़ी बहुत सारी बातों को रखा गया है, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं और ना ही कोई ये जान पाया है कि ओशो की असली वजह क्या थी, उनकी संपत्ति, उनकी लीगेसी या कुछ और। आज भी हमारे देश में बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु फिलोसोफर्स हैं जो बहुत पॉपुलर भी हैं, लेकिन ओशो में एक और चीज थी जो उन्हें इन सब से अलग बनाती थी। वो ये कि चाहे वे उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ गया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी धर्म विशेष या पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने अपने विचारों और अपने रास्तों को कभी नहीं छोड़ा, भले ही उस समय और आज भी उनके तरीकों से विवाद ही क्यों ना भरे हों। हम ओशो के विचारों को सही या गलत बताने का काम नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस रजनीश ने समाज में धर्म, पूजा पाठ, कर्मकांडों को पुरजोर विरोध किया, वही रजनीश जब आगे चलकर भगवान ओशो बना और लोगों ने उनकी पूजा भी की, तब उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। और आज जब उनकी को 35 साल पूरे हो चुके हैं, तो उनके फॉलोअर्स अभी भी उनकी फोटो की पूजा करते हुए नजर आते हैं। इन बातों से प्रतीत होता है कि ओशो जीवन भर जिस चीज का विरोध करते रहे, वो खुद उसका हिस्सा बन गए। कैसी लगी आपको ये कहानी, ब्रीफ में ओशो की जीवनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।